तो वर्ल्ड कैसे हो सारे। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का मैट टू के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने आज का कार्यक्रम। तो फिर अभी हम क्या देखने वाले हैं, आपके मैथ टू के वीक 12 की जो भी आपकी थ्योरीज वगैरह हैं उन सबको देख लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दे रही है मैंने। ठीक है, तो या लेट्स बिगिन। तो प्राइवेसी आज से आपकी स्टार्ट होती है। जो आपका पहला लेक्चर है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रिवॉल्व करता रहता है। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर फ्रंट एंड सिक्योरिटी, एंड एट लास्ट थर्ड लेक्चर आपकी बैक एंड सिक्योरिटी की है। तो प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, डिफरेंस क्या है दोनों में? तो जी देखो, जब आप बात करते हो ना इसकी, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर प्राइवेसी की, तो इसमें क्या होता है आपका। तो जी डिफरेंस क्या है, सबसे पहले प्राइवेसी की बात करते हैं। तो ये वर्ड्स आपने सुना है, बिल्कुल सुना है। तो प्राइवेसी की मीनिंग क्या होती है? प्राइवेसी का मतलब है कि प्राइवेसी मतलब किसके बारे में है, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट। तो प्राइवेसी के सब्जेक्ट में जो मतलब ये जानना इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी किस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी किसके अबाउट में बात करते हैं समाओ। तो प्राइवेसी का क्या सीन है कि आप इसमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हो। आपकी नेम, आपकी एज, आपकी एड्रेस, आपकी मेडिकल डिटेल्स, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स। ठीक है, आप बोलोगे कोई मेडिकल डिटेल मेरी लेके क्या कर लेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और अगर आप अवेयर हो फिर तो ठीक है। तो रिसेंट में क्या हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा, तो इमैनुअल मैक्रोन रशिया गए थे पुतिन से मिलने के लिए, और उस वक्त कोरोना चल रहा था। तो उनको बोला गया कि वो जो सैंपल टेस्ट करते हो ना, लाइक कौन सा टेस्ट उसको बोलते हैं, मैं भूल गया, CSPR जो भी होता है। तो उस टेस्ट में उनको बोला गया कि आप टेस्ट करवा लो। वहीं पे रशिया में बोला गया था कि टेस्ट करना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोरोना हो और आप पुतिन को भी दे दो अपना कोरोना। तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट से आपकी DNA पता चल सकती है। ठीक है, और जब किसी पर्सन की DNA पता हो ना आपको, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पता हो, तो उसके ऊपर अटैक करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, कई लोग हैं उनको मूंगफली से एलर्जी होती है। तो कुछ वैसा करो उसको, मतलब आपको मैं नहीं बोल रहा आप ऐसा करो, तो आप उसको एज अ वेपन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी का DNA पता है तो आप कोई स्पेशली उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई पॉइज़न बना सकते हो जो कि सिर्फ़ उसके DNA पे काम करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, नॉट ईज़ी। ठीक है, बहुत हाई लेवल की चीज़ है। तो ये है कि आपको प्राइवेसी रखनी होती है अपने मेडिकल रिपोर्ट की, नेम की, एड्रेस। और सिर्फ़ यही नहीं, सिर्फ़ इतना ही नहीं, जो आप रोज़ ब्राउज़ करते हो ना, जैसे मैं उठता हूँ, मैं क्या ब्राउज़ करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले JS का कुछ देखा। फिर आज जब मैं कर रहा था तो इसके सब्जेक्ट में मैंने पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, खुद भी करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेहतर बता पाऊँ, चीज़ें नई-नई ऐड होती रहती है। तो कोई मेरी ब्राउज़िंग हैबिट टैब ट्रैक करेगा। मैं यूट्यूब देखता हूँ, उसके ऊपर बहुत सी वीडियोज़ देखता हूँ, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी हैबिट्स है। अब किसी ने मेरी हैबिट्स पता करी, तो उसके अकॉर्डिंग कोई है जो मेरा हार्म करना चाहता है, ठीक है? या फिर मेरी व्यूज़ बदलना चाहता है, तो वो खुद को प्रिपेयर करके आया कि भाई इसको किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये क्या-क्या करता है। वो वही इन्फॉर्मेशन गैदर करके आएगा, फिर वो उनमें से कॉन्टैक्ट करेगा जैसा भी करे। इसके मल्टीपल केसेज़ हैं, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। तो प्राइवेसी का क्या सीन है? योर राइट टू कंट्रोल पर्सनल डेटा, कि इसको किसने कलेक्ट करा, उसको कंट्रोल, आपके पर्सनल डेटा को कंट्रोल करना कि किसने कलेक्ट कर लिया, ये आपका राइट है। कैसे उसका यूज़ हुआ, ये आपका राइट है। कौन उसको देख रहा है, ये आपका राइट है। प्राइवेसी ये हो गई। इसको कौन गवर्न करता है? लॉज़ एंड रेगुलेशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जैसे GDPR है, हिफ़ा है, मैं इस सेट में भी आऊँगा नीचे में, यूरोप US की है। ये आपकी US की ऑर्गेनाइज़ेशन है। मतलब रूल जो अप्लाई करती है ना ऑर्गेनाइज़ेशन, वो है। तो ये आपके यहाँ पे कुछ दे रखी है। एंड दैट एग्जांपल में बोला, एक शॉपिंग ऐप है, वो आपकी परमिशन लेगा बिफोर एक्सेसिंग योर लोकेशन, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है, या फिर आपकी परचेज हिस्ट्री लेने से पहले। और सिक्योरिटी क्या होती है? ये टेक्निकल मीजर होता है, नज़र होता है। कहने का मतलब है, प्राइवेसी किसके सब्जेक्ट में था? पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के सब्जेक्ट में। और ये है आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो कोई उसको स्टोल ना कर ले, कोई मिसयूज ना कर ले। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि टेक्निकल मीजर्स टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट और मिसयूज। क्या पाए डाटा को कोई थेफ्ट ना कर ले, ठीक है, स्टोल ना कर ले। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? इसको तो लॉज रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इसको डेवलपर्स इंप्लीमेंट करते हैं। सिस्टम आर्किटेक्ट्स, इंस्क्रिप्शन का यूज करके, ऑथेंटिकेशन का, सिक्योर सर्वर का, सिक्योर डेटाबेस, समथिंग बहुत सी चीज़ें। तो उन सबका यूज करके आप इसको करते हो। तो की इनसाइट, प्राइवेसी की सब्जेक्ट में राइट एंड रूल्स अबाउट डाटा, सिक्योरिटी की सब्जेक्ट में टेक्निकल प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। दोनों में कंपैरिजन है, आप देख सकते हो कौन किसको गवर्न करता है। ये टेबल मैंने बताया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप ये टेबल देख लो, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। शॉपिंग ऐप का अब एक एग्जांपल लिखा है कि लोकेशन ट्रैकिंग बिना आपसे, प्राइवेसी कंसर्न यहाँ ये है कि बिना आपसे पूछे नहीं करेगा।
सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि डाटा इंस्क्रिप्टेड होनी चाहिए आपकी लोकेशन की। परचेज हिस्ट्री बिना आपसे पूछे नहीं करेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके परचेज हिस्ट्री को, कि आपने कल को कोई जिम इक्विपमेंट खरीदा था तो कोई और वेबसाइट अब आपको कुछ और दिखाएगी, जिम इक्विपमेंट समथिंग टाइप, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। मस्ट स्टोर सिक्योरली, नो प्लेन टेक्स्ट, स्टोर सिक्योरली नॉट स्टोर सिक्योरली। तो सिक्योरिटी में आएगी, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, इनक्रिप्ट कर दो, ऑथेंटिकेट कर दो, सेफ स्टोरेज पे ध्यान दो। और ये कुछ फनी डॉग्स कार्टून आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। फनी डॉग्स कार्टून जो इंटरनेट पे है जनरली, तो इसमें देख सकते हो एक जो डॉग है ना, इसका मोर और लेस किसी इंसान की तरह शक्ल मिलता है समाउ। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था ईयर 1993 2014 समाउ। तो यहाँ पे कार्टून डिस्क्रिप्शन में बोला था, ऑन इंटरनेट नो बडी नोज यू आर डॉग। ऑन इंटरनेट कोई नहीं जानता कि आप एक डॉग हो। प्राइवेसी मैसेज यहाँ क्या था कि इंटरनेट फेल्ट एनोनिमस, मतलब ये बोला गया था कि कोई नहीं जानेगा इंटरनेट पे कि आप इंसान हो, डॉग हो, क्या हो। अगर मैं सही हूँ तो, वरना इस इंसिडेंट को डीप में कवर यहाँ पे कहीं कुछ करा गया नहीं है, खैर। तो एंड 2014 में डॉग सीज एड्स फॉर बोन्स एंड टॉयज, तो एग्जांपल दिया गया डॉग को बोन्स एंड टॉयज के लिए, आपने मतलब डॉग सीज एड्स फॉर बोन्स एंड टॉयज। तो यहाँ इसके कहने का क्या मतलब है कि 1993 में क्या था कि हर एक व्यक्ति जो इंटरनेट पे था ना, वो दूसरे को ऐसा बोला था, कोई नहीं जानता कि आप डॉग हो। तो मतलब आई होप आप इससे ऑफेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो बात यहाँ करी जा रही है 1993 में पूरी तरह से एनोनिमस चीजें थी। कौन है इंटरनेट के पीछे, कौन चला रहा है, कोई नहीं जानता, इंसान है क्या है कोई नहीं जानता। बट 2014 में क्या हो गया है कि ये सारी की सारी चीजें एड्स पे शिफ्ट हो गई है। डॉग सीज एड्स, अब जो डॉग था ना जिसको कोई नहीं जानता था, वो एड्स देखने लगा है, बोन्स एंड टॉयज। तो डॉग अब एड्स देखने लगा है ह्यूमन को ही, लाइक सैटारिक वे में बताया गया है। इंटरनेट नाउ ट्रैक्स आपके बिहेवियर और आइडेंटिटी को ट्रैक करता है। प्राइवेसी मैसेज यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या दिया गया है, ठीक है। Even if you don't reveal your identity, your behavioral data can expose who you are, ठीक है जी। और रियल लाइफ प्राइवेसी प्रॉब्लम्स देखो, ट्रू कॉलर का एग्जांपल है। आप आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करा और आपके फ्रेंड ने नहीं करा है, बट आपके पास आपके फ्रेंड का नंबर है। तो जब आप नंबर अपलोड करोगे ना, ठीक है, जब आपका फ्रेंड ने ट्रू कॉलर यूज करा होगा तो उसके पास तो आपका नंबर है। या फिर मैं बोलता हूँ कि आपने इंस्टॉल करा ट्रू कॉलर को, आपके फ्रेंड ने नहीं करा, आपके पास तो आपके फ्रेंड का नंबर है। तो जैसे ही आपने ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करा, वो आपके सारे के सारे फोन्स वगैरह का जो डाटा है उसको उठाएगा और मतलब उसका एक्सेस ले लेता है। समाव कहने का मतलब ये है, उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो नंबर वगैरह, वो सारी अपलोड हो जाती है। तो अब क्या हुआ, अब जो आपके फ्रेंड ने तो इंस्टॉल नहीं करा था, इंस्टॉल आपने करा था, बट ट्रू कॉलर जानता है आपके फ्रेंड का नाम। इवन उसने कभी उस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल तक नहीं करा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ बोला गया प्राइवेसी इशूज यू डेंट एग्री टू शेयर, बिल्कुल यू नेवर कंसेंटेड, आपने तो कभी दिया नहीं था कंसेंट, मतलब आपके फ्रेंड ने तो कभी कंसेंट दिया नहीं था कि हाँ मेरा नंबर और मेरा नाम आप जान लो। येट योर डाटा इज कलेक्टेड, मतलब आपके फ्रेंड का डाटा फिर भी कलेक्ट हो गया, तो ये इशू है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा स्कैंडल हाईलाइटेड हुआ था, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था। हुआ क्या था कि 2007 में ना फेसबुक के पास बहुत सी डाटा थी जो कि लीक हो गई थी। बोला तो जाता है लीक हो गई थी, अब किसने देखा है कि फेसबुक ने अपने मर्जी से दिया था या क्या हुआ था। तो लीक हो गई थी, हम यही मान के चलते हैं यहाँ की डाटा लीक हो गई थी। तो यहाँ क्या हुआ था इस आई मीन कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में, कि जितने भी यूजर्स के डाटा थे, ठीक है, उनको पहले तो ट्रैक करा गया कि कौन सा बंदा है जो कि डेमोक्रेट के लिए आवाज उठाता है इंटरनेट पे और उसके क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है। और कौन सा बंदा है जो कि रिपब्लिकन्स के लिए आवाज उठाता है, उसके क्या क्या मुद्दे हैं। अब जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, उनके मुद्दे क्या थे, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स, ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कि वॉर नहीं करना है। तो उनको ट्रैक करा गया, तो उनको तो छोड़ दिया गया कि हाँ जी ये तो ऐसे ही ट्रंप सपोर्टर है, वोट देगा ही देगा, छोड़। अब जो उनके समर्थन में नहीं था, उसके डाटा को सबसे पहले ट्रैक करो और एल्गोरिथम डिजाइन करा। अब दिन रात सालों तक या कुछ दिनों तक, इलेक्शन से कुछ पहले, उस बंदे को प्रो ट्रंप कंटेंट दिखाया गया, ठीक है, मतलब ऐसा ही दिखाया गया कि उसकी ब्रेन वॉश हो जाए। और जिस एरिया में जिस यूजर का डाटा मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हुआ था, सपोज कर लो आई मीन जैसे कोलंबिया आपकी हो गई, तो यूएस के जिस किसी भी पर्टिकुलर आई मीन से स्टेट के यूज़र का डाटा लीक हुआ था ना, तो और जिसके ऊपर ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, तो लास्ट टाइम में जिसने रिपब्लिकन्स को वोट दिया था, मतलब जिसने ट्रंप, कौन सी पार्टी से भूल गया मैं, तो जिसने दिया था ट्रंप के खिलाफ वोट, मतलब ट्रंप की जो पहली पार्टी थी उसके, मतलब जो ट्रंप के मतलब ट्रंप जिस पार्टी से आते थे उसको वोट जिसने नहीं कर रहा था, उस एरिया से ना सबसे ज़्यादा वोट विरोधी को मिले थे। और जब ये स्कैंडल हुआ, इसके बाद ट्रंप को मिल गए, ठीक है। तो ये एक स्कैंडल है, तो यही आरोप लगाया जाता है कि ट्रंप यही सब करके जो 17 वगैरह में जो प्रेसिडेंट वगैरह बने थे, तो बने थे सब।
दिस इज योर डिजिटल लाइफ ऑन सिक्योरिटी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हुई थी, बट साबित क्या ही होता है यहाँ पे, वो भी ट्रम्प पे। खैर, कैन यू हैव प्राइवेसी विदाउट सिक्योरिटी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पास प्राइवेसी हो सकता है बिना सिक्योरिटी के, तो देखते हैं। नोट शेयरिंग एनी डाटा फिजिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, सिर्फ आप किसी से डाटा शेयर नहीं करते, अकेले रहो रियल मतलब लाइफ में, बट जब आप ऐप्स पे जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, तो ऐप रिक्वायर रियल इन्फो, तो वहाँ ये फेल हो जाता है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है। समाओ यही एग्जांपल यहाँ देख लो, काफ़ी है। टाइप्स ऑफ सेंसिटिव डेटा, एक इन डायरेक्ट सेंसिटिव इन्फो, इनडायरेक्ट सेंसिटिव इन्फो, जिसको आप मेटा डेटा बोलते हो। एंड अगर आप देखोगे तो ये मेटा डेटा क्या है, यहाँ लिखा है मेटा डेटा इज अबाउट डेटा, मीनिंग इट्स इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स एंड समराइज अदर डेटा, मेक इट इजियर टू फाइंड, यूज एंड मैनेज। ठीक है, समझ गए। और ये कुछ 20 टाइप्स ऑफ कॉमन मेटा डेटा वगैरह यहाँ पे दे रखा है कि टाइटल है, ऑथर क्या है, क्या अटैचमेंट है, आप लाइक आपकी जो वेबसाइट आपने डेवलप करी है, फ़ोन नंबर है, एडिट हिस्ट्री क्या है, जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये क्या है, मीनिंग मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, डेटा के सब्जेक्ट में डेटा। ठीक है, तो ये समराइज करता है, दूसरे डेटा को एक्सप्लेन करता है समहाउ। तो यहाँ इसने बोला डायरेक्ट सेंसिटिव इन्फो में डिस्क्रिप्शन इसने दिया एक्सप्लिसिट पर्सनल डेटा, जैसे पासवर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल, इन सबको तो आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा। मेटा डेटा में इसने बोला बिहेवियरल पैटर्न इन्फर्ड फ्रॉम यूसेज, जैसे पिज्ज़ा आपने ऑर्डर करा, ठीक है, आपने पिज्ज़ा ऑर्डर करा तो आप मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी आ जाएगी, तो आपको कौन सा ऐड दिखाया जाए, ये तो एक डाटा था आपका कि आपने पिज्ज़ा ऑर्डर करा, आप इसको किसी ने कलेक्ट करा, डेटा ऑफ आई मीन टू से डेटा अबाउट डेटा, डेटा के सब्जेक्ट में डेटा। तो अब आपको जिम की एड्स दिखाई देगी, भाई आप मोटे हो रहे हो, कुछ करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, किसी ने बेबी प्रोडक्ट सर्च करा है तो उसको पेरेंटिंग एड्स दिखाए जाएंगे अब। ठीक है, तो वाई मेटा डेटा मैटर्स, मेटा डेटा बिल्ड्स प्रोफाइल ऑफ योर हैबिट विदाउट नीडिंग एक्सप्लिसिट डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हैबिट बनाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड देयर आफ्टर रेगुलेशन दैट आई मीन से प्रोटेक्ट प्राइवेसी, तो एक जीडीपीआर है, और मैं आपको दिखाता हूँ जीडीपीआर आपकी यूरोप की जो है आपकी जीडीपीआर स्टैंड्स फॉर, तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आपकी यूरोप की है, यूरोपियन यूनियन की डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, गवर्न हाउ पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल यू मे बी प्रोसीडर्ड एंड ट्रांसफर्ड। एंड देयर आफ्टर यूएस की आपकी एक है हिपा करके, ठीक है, इसको भी देखते हैं। एंड इसका क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये यूएस के अंदर है, 1996 में आया था। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिकल डाटा को। हॉस्पिटल मस्ट नोटिफाई लीक, अगर लीक हो भी गया तो हॉस्पिटल को नोटिफाई करना होगा, ये चीज़ है। और हमारे इंडिया में तो क्या ही कहने, मतलब कमाल ये है। हार डेवलपर इंश्योर सिक्योरिटी, तो कलेक्ट, तो कैसे डेवलपर्स इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी को, तो कलेक्ट लेस डाटा, मिनिमाइज रिस्क बाय स्टोरिंग ओनली एसेंशियल, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि आप कम से कम डाटा को स्टोर करो। ठीक है, सिग्नल स्टोर नो मैसेज, सिग्नल स्टोर्स नो मैसेज, एग्जांपल इसने बोल दिया। इंस्क्रिप्शन फ्रंट एंड सिक्योरिटी मैनेज करके बैक एंड सिक्योरिटी, प्रिवेंट करो ब्राउजर बेस्ड अटैक, और सिक्योर करो सर्वर और डाटाबेस को, इंस्क्रिप्शन लो, डाटा को प्रोटेक्ट करना एट लास्ट, एक्सेस प्रोटेक्शन वगैरह जो भी आपका दे रखा है। आफ्टर फाइनल टेकअवेज इससे क्या, प्राइवेसी सिक्योरिटी, जो भी मैंने आपको बताया था, प्राइवेसी विदाउट सिक्योरिटी, डाटा अभी भी स्टोलन हो सकती है, सिक्योरिटी रखनी जरूरी है। सिक्योरिटी विदाउट प्राइवेसी, देखो यहाँ के बोला डाटा प्राइवेसी विदाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है आपके पास बट आप प्राइवेसी चाहते हो, भाई डाटा स्टोर हो सकती है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी यहाँ बताया गया है। बट अब बात करोगे सिक्योरिटी विदाउट प्राइवेसी, तो सिक्योरिटी विदाउट प्राइवेसी का क्या मतलब, डाटा हो सकता है आपकी सेफ हो बस, बट उसको यूज कंपनी कर सकती है, क्योंकि यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, कि आपने कोई प्राइवेसी की चीज़ें डिफाइन नहीं करी कि मेरे ये चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं, और ये कुछ रियल लाइफ एनालॉजीज हैं, जस्ट लेट इट बी। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट टाइप्स, तो क्या क्या समझनी जरूरी है, वेबसाइट टाइप, डाटा कलेक्शन और ब्राउजर की सिक्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड यूजर डाटा कलेक्शन, सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जाओ google.com, भाई google.com जो है ना, ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, हर बार यही आएगा। आई होप आपको पता हो स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट है, सिंपल डिस्प्ले करता है HTML पेज को, देखो ये इसने बस HTML पेज को डिस्प्ले करा है ना। एग्जांपल जैसे आपकी पोर्टफोलियो साइट हो गई, ठीक है, तो स्टैटिक है, क्या ही चेंज होगा इसमें, रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, दैट्स वाई सेफ बोल लो इसको। फॉर्म बेस्ड वेबसाइट, जिसके ऊपर आप कलेक्ट यूजर इनपुट वाया फॉर्म के द्वारा आपका जो इनपुट किया जाता है, जैसे न्यूज़ लेटर, साइन अप, इसमें मॉडरेट रिस्क रहता है। बट डायनेमिक वेबसाइट आपकी अमेजोन है, फेसबुक है, भाई इसमें आपको इंटरैक्टिव यूज का यूज़ है, APIs का यूज़ है, कुकीज़ का यूज़ है, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट का मतलब आई होप आपको पता हो क्या होता है। एंड तो इसके एग्जांपल्स है अमेजोन, और इसमें रिस्क लेवल बहुत हाई रहता है, तो इन सबको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है।
ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योर फ्रॉम डाटा एंड इन्फॉर्म यूजर्स हाउ इट यूज, मतलब डाटा जो कलेक्ट कर भी रहे हो तो यूजर को बता दो क्या यूज करने वाले हो। ठीक है। इनविजिबल डाटा कलेक्शन, तो इनविजिबल डाटा कलेक्शन क्या है? तो मेथड कुछ है, कुकी, सीडीएन और ट्रैकिंग पिक्सेल्स, इन सब की हेल्प से आपकी डाटा को कलेक्ट करा जाता है यहाँ पे। एंड जब इन द सेंस ऑफ मैं बोलता हूँ इनविजिबल के तौर पे आपका यहाँ पे जो भी आपकी डाटाज वगैरह है उसको कलेक्ट करा जाता है, तो मतलब यही है कि हो सकता है यूजर ने पूरी की पूरी फॉर्म ना सेंड करी हो। ठीक है, मतलब आपने आपने फॉर्म भरा, ये न्यूज लेटर समथिंग जो वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर कुछ फॉर्म भरा बट आपने पूरी फॉर्म नहीं भरी। ठीक है, हो सकता है आपने सबमिट भी ना कराओ बट बैकग्राउंड से वो आपके डाटा को स्टोर कर रहा है, तो वही है इनविजिबल डाटा कलेक्शन। यहाँ कुकीज़ के बारे में बताया गया कि कुकीज़ में आपका क्या होता है, इन्फो आप स्टोर करते हो लॉगिन्स के सब्जेक्ट में, सेशंस के सब्जेक्ट में, प्रेफरेंसेस आपके क्या है, कब ये कुकीज़ एक्सपायर होगी, यही चीज़ें होती है ना। तो कुकीज़ के इनविजिबल डाटा कलेक्शन का पहला मेथड कुकीज़ स्टोर लॉगिन सेशंस प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, ऑटो लॉगिन ऑन शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है, कि जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है, हाँ जी आप ही तो हो। ठीक है, तो उसने भी कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट करा तब आपको उसने आइडेंटिफाई करा। ठीक है, एंड फिर सीडीएनस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है, ट्रैक रिसोर्स लोडिंग, जैसे इमेज स्क्रिप्ट फेच फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी, कितना वक्त लगा। तो देखो ये तो आपसे एक्सेस नहीं लिया गया, आप तक रिसोर्स पहुंचने में कितना वक्त लगा, इंटरनेट की क्या स्पीड थी, इससे ये तो पता लग सकता है ना कि आप किस रीजन में हो। आपको अगर ज़्यादा वक्त लगा और आपकी इंटरनेट की स्पीड भी वही है, हो सकता है कि आप दूर वाले किसी रीजन में हो। तो ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती बट कलेक्ट होती है। Thereafter tracking pixels invisible image that log open email open tag I mean to say email open tracking। तो यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में क्या बोला गया है कि ईमेल ओपन ट्रैकिंग, तो छोटी छोटी जो इनविजिबल इमेजेस होती है ईमेल्स में या फिर वेबसाइट ट्रैक होती है, मतलब ये चीज़ें ट्रैक होती है जब आप उस पेज को ओपन करते हो तो उसको ट्रैक करा जाता है और यूज़र इवन रियलाइज नहीं करते जो ये सारे के सारे डाटा कलेक्शन आपके हो रहे होते हैं कुकीज सीडीएन इन सब के थ्रू। ठीक है, बट हो रहे होते हैं बैकग्राउंड में। फिर मैलवेयर थ्रेट्स ऑन वेबसाइट, बिल्कुल पुराना ऐसा दिखता था नहीं नहीं, ये कुछ और है। तो मैलवेयर थ्रेट्स ऑन वेबसाइट, मैलेशियस जावास्क्रिप्ट, किसी ने कुछ इंजेक्ट कर दिया किसी स्क्रिप्ट को, आपकी कुकीज़ चुरा ली, तो आप जो जा रहे थे दूसरी वेबसाइट पे, वो तो वो आपको कैसे आइडेंटिफाई कर रहा था, कुकीज़ के थ्रू। आप किसी आई मीन जैसे प्रोग्राम में जाते हो तो आपको एक पास दिया जाता है, तो आप पास देख के आपको एंट्री मिलती है, वाट इफ किसी ने उसी पास को चुरा लिया, फिर इशूज़ है ना। तो वही यहाँ इसने बोला है स्पाईवेयर या फिर की लॉगर्स, तो इंस्टॉल्ड वाया डाउनलोड्स और एक्सटेंशन टू स्टील की स्ट्रोक्स। तो इसमें आपका क्या होता है कि ये मशीन के ऊपर इंस्टॉल होती है और इसमें आपके पासवर्ड क्रेडिट कार्ड्स के जो डिटेल्स वगैरह होते हैं, इसलिए इसने बोला स्टील की स्ट्रोक्स, तो उन सबको स्टील कर लिया जाता है। टैब लीक्स, डाटा लीक्स बिटवीन ओपन टैब्स, कई सारे ओपन टैब्स हैं सेम सेशन में, उनके भी डाटा लीक्स। आई नो आपने एक्सपीरियंस बहुत कम करा होगा, कभी ये स्टोल हुआ भी होगा तो आपको पता नहीं चलता, बट देख लो इंपॉर्टेंट है, सुनो। कुकीज़ इन डिटेल्स, सेशन कुकीज़ टेम्पररी होती है या डिटेल हो जाती है जब आप क्लोज करते हो, आप अपने कॉलेज की साइट खोलना, जब तक ब्राउज़र ऑन है तब तक तो ठीक है, आपने ब्राउज़र क्लोज करा फिर से ओपन करो, फिर से वो लॉगिन करने को बोलेगा, तो वो क्या है टेम्पररी है, डिलीट हो गई क्लोज करा आपने तो सेफर है बिल्कुल। परमानेंट में क्या होता है कि इवन ब्राउज़र क्लोज करने के बाद भी ये परसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कई बार आपने अमेज़न पे लॉगिन करा होगा, तो जब आप लॉगिन करते हो ना तो नीचे रिमेंबर मी करके एक होता है ऑप्शन। ठीक है जी, तो जब आप रिमेंबर मी बोल देते हो ना तो फिर वो परमानेंट कुकीज़ होती है, कुछ हद तक एक वक्त तक एक पर्टिकुलर सेशन तक वो स्टोर करती है, मतलब परसिस्ट करती है, तो उसको स्टोर करने का खतरा होता है यहाँ पे। अब एक एग्जांपल है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा। आपने सुना होगा फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़, फर्स्ट पार्टी कलेक्शन, थर्ड पार्टी कलेक्शन, तो क्या है ये फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पे इसने दे रखा है? तो जब आप बोलते हो ना फर्स्ट पार्टी कुकीज़, कई बार आप वेबसाइट पे आपसे पूछा गया होगा कि यार ये दिस इज़ थर्ड पार्टी कुकीज़, क्या आप इसको अलाउ करोगे? तो जी इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ और थर्ड पार्टी कुकीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है। सबसे पहले तो कुकीज़ क्या है आप समझते हो, ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या है, तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ उन वेबसाइट द्वारा सेट की जाती है जो आप डायरेक्टली विजिट करते हो, जिसका जैसे अमेज़न पे मैं डायरेक्टली गया तो इसने कुकीज़ दी, ये फर्स्ट पार्टी कुकीज़ होगी। ठीक है, ये कुकीज़ वेबसाइट पे दी जाती है ऑथेंटिकेशन के लिए, आपके प्रेफ़रेंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, ये आप फ़िटनेस की चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो तो आपको वो दिखाई जाएँगी समहाउ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ लॉगिन डिटेल याद रखने के लिए बोला है, रिमेंबर मी करके जो मैंने बोला, तो आपकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस याद रखी जाएगी इसके द्वारा कि अच्छा ये आप हिंदी चाहते हो, इंग्लिश, बंगाली जो भी चाहते हो। आपकी शॉपिंग कार्ट में क्या-क्या चीज़ें रखी है उसको याद रखने के लिए करी जाएँगी। तो ठीक है, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है, नो इश्यूज़। ठीक है, सेट बाय यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट पार्टी में
कि सर्टिफाइड साइट यू आर विजिटिंग जैसे Amazon.com कार्ट वगैरह यहाँ भी काफ़ी कम होता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ बहुत हाई प्राइवेसी रिस्क है। यहाँ क्या होता है थर्ड पार्टी में कि थर्ड पार्टी में क्या होता है कि कुकीज़ उन देखो वहाँ कुकीज़ कौन सेट कर रहा था? तो कुकीज़ को वेबसाइट द्वारा सेट करा गया था। बट ये थर्ड पार्टी में क्या होगा जिस पे आप हो जैसे अमेज़न पे हो तो एंड थर्ड पार्टी में आपकी क्या होगी यहाँ पे जैसे adnetwork.com एक वेबसाइट है। दिस साइट कांट बी रीच शायद यूआरएल ढंग से नहीं डाल के होगा। तो ये आपकी एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड पार्टी में कि थर्ड पार्टी कुकीज़ ना उन कंपनीज़ के थ्रू सेट की जाती है जो वेबसाइट पर एडवर्टाइजिंग या एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। ये उनके द्वारा दी जाती है। इस कुकीज़ के थ्रू आपके ब्राउज़िंग बिहेवियर को ट्रैक करा जाता है और आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक या गूगल एड्स जो दूसरी वेबसाइट पर दिखाई जाती है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो कई बार आपने फेसबुक एडसेंस जो चलाते हो या गूगल वो आपको एड्स दिखता है। तो वो आपको क्यों दिख रहा है? आप अमेज़न पे आपने कुछ सर्च करा, अमेज़न पे आप किसी और वेबसाइट पे जा रहे हो, आपने अमेज़न पे सनग्लासेस सर्च करा, अब आप किसी ब्लॉग वाली वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ आपको सनग्लासेस के एड्स दिख रहे हैं, कैसे हुआ ये? ठीक है, तो वो थर्ड पार्टीज़ के थ्रू हो रहा होता है। एंड और डिटेल में मैं अगर बताऊँ तो फेसबुक पिक्सेल है। तो फेसबुक पिक्सेल क्या है? एक थर्ड पार्टी कुकी है जो वेबसाइट पर इंस्टॉल करी जाती है। आप भी अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो थर्ड पार्टी कुकीज़ को अगर आपके पास कुछ है तो। ये पिक्सेल वेबसाइट ओनर को ना जो फेसबुक एड्स के जो परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करती है। फेसबुक एड्स का परफॉर्मेंस कहता है कैसा है और फेसबुक यूज़र को टारगेटेड एड्स दिखाता है। तो दोनों का फ़ायदा है। आप मुझे डाटा दो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये मतलब जो है एड्स वगैरह दिखाऊँगा। तो आप ये थर्ड पार्टी है, यहाँ पे एक्सटर्नल डोमेन्स के द्वारा सेट करा जाता है, आप ये याद रखिए दैट्स इट। ये एक्सटर्नल डोमेन्स के द्वारा सेट करा जाता है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ब्राउज़र vulnerabilities एंड अटैक ये सारे के सारे अटैक यहाँ पे XSS और ये जो आपकी देयर आफ्टर हो गई आई मीन टू से जो आपकी CSRF अटैक है, कॉर्स है, ठीक है, CSP है, तो मैं आंसर को बढ़ सबसे पहले CSS। CSS क्या है आपकी? तो जी CSS का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, XXS नोट CSS सॉरी XSS cross site scripting. This is a cross site scripting in a web security vulnerabilities that allows attacker to inject malicious client side script. तो ये क्या करता है एक vulnerabilities है एक कमी है वीक पॉइंट है जो कि अलाउ करता है इस अटैक में क्या करते हैं अटैकर कि वो कुछ malicious client script अपलोड कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं। टिपिकली जावा स्क्रिप्ट हो सकती है किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पे और जब कोई व्हेन अनसस्पेक्टिंग यूजर विजिट इन्फेक्टेड पेज जब आप उस इन्फेक्टेड पेज को विजिट करोगे ना तो आपकी ब्राउजर एग्जीक्यूट कर देगी उस मैलिशियस कोड को भी। तो क्या होगा कि वो अटैकर को एनेबल कर देगा कि वो आपका डाटा चुरा ले। मतलब इसने किसी और पेज में डाला आपने उस पेज को लोड करा बस हो गया। इसने कोई वेबसाइट बनाई और उसमें उसने कोई कोड डाल दिया आपको उस वेबसाइट की लिंक भेजी है आपने उस वेबसाइट को खोला हो गया उसने आपकी डाटा स्टील कर ली। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं XSS अटैक में। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस स्क्रिप्टिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आई होप आप यहाँ पे समझ पाएंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड ये तो आपका हो गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैं यहाँ पे बता दिया। इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्शन इसका क्या है इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जांपल के लिए ये और सैनिटाइज्ड इनपुट इसमें आप इनपुट को सैनिटाइज इनपुट से क्या मतलब है कि जो इनपुट फील्ड्स होती है ना आपकी उसके उसको सैनिटाइज करके रखो। जब भी सबमिट करने से पहले इनपुट फील्ड में देखो क्या डाला गया है क्या नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें HTML को वैलिडेट कर लो, ठीक है कि नेम है नेम में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें जाएंगी। इसमें आप हैशटैग स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते समझो ये चीज़ें। देयर आफ्टर CSRF अटैक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये कैसे क्या चल रहा है। इसी का XSS अटैक जो आपका आपका है ना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसी के थ्रू आपकी जो कुकीज़ वगैरह है उसको स्टोर करा जाता है। देयर आफ्टर अब आपकी कौन सी आती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में आपका क्या होता है कि लॉगिन यूजर को ट्रिक करा जाता है कि वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस करें मतलब कोई कोई ऐसी एक्शन वो लें जो वो करना नहीं चाहते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ बोला CSRF स्टैंड फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। एक वेबसाइट वर्नेबिलिटीज वेयर अटैकर ट्रिक्स यूजर्स ब्राउजर इनटू सबमिटिंग अ मैलिशियस अनऑथराइज्ड कमांड टू वेबसाइट दे आर ऑथेंटिकेटेड ऑन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा होता है। आपने सपोज करो बैंक की वेबसाइट में लॉग इन करा, ठीक है, अटैकर ने आपको एक मैलिशियस लिंक भेज दी आपने उसके थ्रू करा और जैसे आप उसके थ्रू करते हो ना तो देयर आफ्टर जो भी आपकी सेशंस की कुकीज वगैरह थी वो सभी सब उसके पास हुई। अब उसके पास आ गई सेशंस की उस पर्टिकुलर सेशन की कुकीज तो वो जो करे
ठीक है, अब पैसे ले ले या जो उसको सही लगे, सही क्या गलती करेगा वो, तो इसको कैसे फिक्स करते हो? तो इसके लिए आपको कुछ यूनिक हिडन वैल्यूज़ आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, CSRF टोकन्स जिसको बोलो, कुछ यूनिक वैल्यूज़ देने पड़ते हैं, जो कि वैलिडेट करती है बैंक की जो साइट होती है ना, वो वैलिडेट करती है कि सपोज़ करो आपने कुकीज़ चुरा लिया, अब कुकीज़ के साथ-साथ मैंने यूनिक आईडी भी आपके लिए रखी थी, वो सिर्फ़ आपको पता है, हैकर उसको कैसे ले लेगा? वो बैंक के पास है, बैंक उसको मैच करके देख लेगा। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसको मैंने डिटेल में कवर करा है। कोर्स का क्या है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। कोर्स स्टैंड फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट अलाउज वेब पेजेस फ्रॉम गॉड करना। क्या है ये? एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, टेक्निक बोल लो। क्या करता है? दैट अलाउज वेब पेज फ्रॉम वन ओरिजिन या फिर वन प्रोटोकॉल, वन डोमेन, जैसे www.google.com समझो, ठीक है, ये एक डोमेन है, तो यहाँ से ये बोल रहा है अलाउ करता है वेब पेज फ्रॉम वन ओरिजिन टू रिक्वेस्ट एंड एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन। मतलब भाई एक ओरिजिन से डिफरेंट ओरिजिन के ऊपर आप रिक्वेस्ट कर लो, एक्सेस कर लो रिसोर्स को, उसको ये, तो ये आपकी यहाँ पे कॉर्स हो गई। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्राउजर ब्लॉक कर देता है स्क्रिप्ट को, ठीक है, तो एक साइट से जो आ रही है बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो, एक साइट से जो ब्राउजर आप जो स्क्रिप्ट आ रही है उसको जनरली ब्लॉक कर देता है अगर वो दूसरे साइट के ऊपर रिक्वेस्ट कर रही है तो। अगर एक ब्राउजर दूसरे ब्राउजर के ऊपर, मतलब अगर उसी ओरिजिन से रिक्वेस्ट करो, उसी से आप एक्सेस करने के लिए आपको मतलब ब्लॉक कर देता है जनरली। जैसे मान लो आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे, एंड जस्ट वेट, सपोज कर लो आपने यहाँ क्या करा कि आपने सोचा कि www, थोड़ा बड़ा लिखते हैं W कि जी, www डॉट कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो shop.com बोलता हूँ मैं। आप इसके ऊपर गए, अरे बहुत स्पेस दिया मैंने, तो मान लो आप इसके ऊपर गए www.shop.com पे, तो यहाँ क्या है कि इसकी जो फ्रंट एंड है ना वो आपकी टॉक करना चाहती है बैकएंड से, ठीक है, बैकएंड से ये आपकी यहाँ पे टॉक करना चाहती है, और वो बैकएंड आपकी हो सकता है ये हो api.shop.com की API से रिलेटेड जो भी शॉप के वो, तो यहाँ पे कोर्स आपका आप खुद से यहाँ पे अलाउ करोगे उस सर्वर को कि भाई ये आपकी वाइट लिस्ट में है, आपको जब क्रॉस सर्वर बात करना हो ना तो आप इससे बात, आप इस साइट पे हो और इसको जरूरत है इससे बात करने की, तो आपको ये अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मतलब किसी ऐसे आई मीन से डोमेन वगैरह से ओरिजिन से एक्सेस करने की कोशिश करोगे जिसको आपने अलाउ नहीं करा है, तो वो आपका ब्लॉक कर देता है रिक्वेस्ट, वहीं पे बोलता है ये नहीं चलने वाला। यहाँ क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, कंट्रोल एपीआई एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, सेट कॉर्स हेडर्स वगैरह सेट करना पड़ता है। एंड मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कॉर्स की रिक्वेस्ट इसमें बोली है कि एग्जाम्पल इस पे आप हो मतलब आप इस वेबसाइट पे हो www.example.com, ये किसी और साइट की रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो यही होगा यहाँ पे कि क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। अगर आपने व्हाइट लिस्ट में डाल रखा है फिर तो ट्रू है, एल्स वो ब्लॉक कर देगा। सर्वर रोल क्या है, कॉर्स हेडर्स टू अलाउ रिक्वेस्ट सर्वर होस्टिंग रिसोर्स मस्ट सेंड स्पेसिफिक कॉर्स एचटीटीपी हेडर्स, तो आपको एचटीटीपी हेडर्स जो यहाँ डाला होगा वो आपको यहाँ पे आई मीन से उसको वेरीफाई वगैरह करना होता है। मोस्ट नोटेबली एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, इसी के द्वारा आप भेजते हो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और जिसको आपने अलाउ वगैरह करा होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इतना कुछ दे रखा है, कोर्स इन्वॉल्व मल्टीपल कोर्स रिक्वेस्ट हेडर्स लाइक ओरिजिन, एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड, क्या मेथड डिफाइन करा है, पोस्ट डिफाइन करा है कि क्या डिफाइन करा है, कौन से मेथड के थ्रू आएगा, तो ये सारे के सारे मल्टीपल उसके मेथड्स वगैरह दे रखे हैं। उसका ओरिजिन क्या है, एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड क्या, आप मेथड दे देते हो। हेडर्स में ये चीज़ें आती है आपकी एट लास्ट कि जी गेट टाइप की आएगी कि पोस्ट टाइप की आएगी, और हेडर्स लिस्ट आप यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है। और जो आपकी ओरिजिन होती है कि यहाँ आपने बोला है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और यहाँ जो आप ओरिजिन डालोगे वो अलाउड होती है, जैसे एग्जाम्पल client.com, तो यहाँ बोला अलाउ ओनली स्पेसिफिक ओरिजिन की, जिसको आप अलाउ करना चाहते हो सिर्फ उसी को, और कुछ और मेथड लिस्ट वगैरह डालना है, तो ये सारी चीजें आपकी हेडर्स में आती है कोर्स में। अगर आफ्टर CSP कोर्स आप समझ गए, CSP आपका क्या है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, दिखाऊं क्या मैं इसको, CSP कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी ये होती है। और CSP मोस्ट कॉमनली रेफर टू कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये क्या है, अब वेबसाइट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, एक वेबसाइट जो आप जाते हो किसी वेबसाइट पे उसकी एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड क्या करती है, आप वेबसाइट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड दैट यूजेस HTTP हेडर्स, जो कि HTTP हेडर्स का यूज करती है टू कंट्रोल द रिसोर्स अ ब्राउजर इज अलाउड टू लोड, कि आप उस रिसोर्स को कंट्रोल कर सको जिसको ब्राउजर ने लोड करने के लिए अलाउ करा है।
प्रिवेंटिंग अटैक्स लाइक ये एक्सेसेस वगैरह जो अटैक है उसको प्रिवेंट करने के काम आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सीएसपी आपकी क्या एक सर्वर साइड रूल है, वही बोल रहा है ना यहाँ पे, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। एक वेबसाइट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, जो भी बोलना चाहो, जो एचटीटीपी हेडर्स का यूज करते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके ब्राउजर की मतलब ऐसी रिसोर्स वगैरह को जिसको ब्राउजर के ऊपर अलाउ करा गया था लोड करने के लिए, और प्रिवेंट करती है अटैकर वगैरह को। तो ये चीज आपकी यहाँ पे दे रखी है। व्हाट इज इट? और डिटेल में बताया कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्या, रूल, सर्वर रूल है ये, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रूल दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट वेबसाइट फ्रॉम ये एक्सेस अटैकर्स जो होते हैं इन सबसे बचाने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस, तो ये आपकी CSP थी, ठीक है, ये एक्सेस को ब्लॉक करने में हेल्प करती है। ये तो हो गया। अब उसको सिक्योरिटी कंटेक्स्ट दिए गए कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो माइक्रोफोन, कैमरा, GPS की जो लोकेशन वगैरह इसको सिक्योर करना जरूरी है। जैसे जूम पे आपके गूगल मीट पे वांट एक्सेस, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती जब तक आप आपने उसमें HTTPS वगैरह यूज नहीं करा हो, आप इसको अलाउ ना करो। जो वेबसाइट HTTP साइट है ना वो ब्लॉक्ड हो जाती है फ्रॉम सेंसिटिव यूजिंग सेंसिटिव APIs। तो आपको सेंसिटिव डाटा का तो यूज वो ऐसे भी नहीं कर सकती अगर वो HTTP टाइप की वेबसाइट है तो, ठीक है। फिर सैंड बॉक्सिंग की बात आती है। तो सैंड बॉक्सिंग के कंटेक्स्ट में बोला गया है कि वेब कोड को एक रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में आप रन करते हो। देखो मैं यहाँ पे सैंड बॉक्सिंग कई सारी आपकी होती है। तो जैसे आपकी वो है ना, क्या बोल सकते हो आप उसको, VS कोड, जैसे आप उसको इंस्टॉल करके चलाते हो तो सैंड बॉक्स वगैरह में भी ऐसा ही आपका चल रहा होता है, ठीक है। एंड सैंड बॉक्स, लॉन्च सैंड बॉक्स इसने बोला, अब ये पूछेगा कैसे क्या चल रहा है, जैसे आपके उसमें पूछा था ना वो रेपलेट वगैरह में, तो कुछ ऐसी चीजें होती है। यहाँ पे बोला है रनिंग वेब कोड इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट लाइक अ चाइल्ड प्लेइंग इन सैंडबॉक्स सेफ और लिमिटेड स्पेस में जो बच्चा खेल रहा होता है कुछ वैसा। प्रिवेंट करता है एक्सेस टू फाइल, सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, ब्लॉक, कैमरा वगैरह सबको इन सबको एक्सेस करने से मना करता है। तो ये बस एक जैसा का VS कोड है वगैरह कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप, कोड वोड आप यूज कर सकते हो इसमें। तो वो इसने बोला रनिंग वेब कोड इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, और जो भी मैंने आपको चीजें बताई उसी को यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करा गया। अब आपकी जो लास्ट लेक्चर है, दो देखो 3 लेक्चर्स हैं तो 2 लेक्चर्स तो ऑलमोस्ट आपकी हो गई, ठीक है। अब व्हाट इज बैकएंड सिक्योरिटी, बैकएंड सिक्योरिटी एक्चुअली कवर्स, और इसमें मेरे से पूछोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये है, जो कोर्स है ना आपकी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कॉस वर्क, ठीक है। कॉस आपकी क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। डिटेल में बोले तो कॉर्स क्या है, तो फिर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। आप इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉर्स की जो चीज़ है, आप क्लाइंट ने A.com पे कोई रिक्वेस्ट करी और इस वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें दिखाने के लिए इसको किसी और वेबसाइट से डाटा लेना होगा, तो इस साइट से A.com से रिक्वेस्ट आएगा B.com पे। तो B.com देखेगा भाई ये तो क्लाइंट ने करा नहीं है, ये तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अगर वहां आपने ये लिखा हुआ उसके हेडर्स में कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, अगर आपने स्टार दे दिया ना, जो कि नहीं दे मतलब नहीं देते हो आप, तो इसका मतलब होता है भाई जितनी भी क्रॉस ओरिजिन साइट्स है ना, तो क्रॉस ओरिजिन तो कोई और साइट आपसे कोई चीज मांग रही है किसी और साइट से, तो जितनी भी ऐसी साइट आए सबको अलाउ कर देना। अगर ये स्टार आपने यहाँ दिया एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में, बट आप यहाँ स्टार देते नहीं हो, तो आप यहाँ पे कुछ साइट्स दे देते हो कि बस इस इन्हीं साइट से आएगा। जैसा कि यहाँ मैंने बोला कि ये जो आपकी यहाँ पे दे रखी है ना, ये http://example.com, ये इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने इसको अलाउ करा होगा तब तो हो ही जाएगा, एल्स अगर आपने अलाउ नहीं करा, आपने डायरेक्ट स्टार डाल दिया, फिर तो सारी एक्सेस कर सकती है। तो यही आपकी होती है कॉर्स, ठीक है। समझ गए कैसे क्या चीजें होती है। एंड कॉर्स फिर से बोल रहा हूँ कि स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स को शेयर करना है, कोई डाटा चाहिए, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है वेब पेजेस को फ्रॉम वन ओरिजिन या फिर प्रोटोकॉल टू रिक्वेस्ट एंड एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन। एक ओरिजिन आपकी है http://example.com, आप इस साइट पे होते हुए, ठीक है, आप चाहते हो इस पर्टिकुलर API वाले साइट से कुछ एक्सेस करना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कोई क्लाइंट बैठा है, उसने इस साइट के ऊपर रिक्वेस्ट करा A.com को, अब A.com को क्या चाहिए, B.com से कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मतलब ये जो B.com है इसको तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना होगा, ये तो यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट आएगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट B पे नहीं आएगा, B पे कहाँ से रिक्वेस्ट आएगा, A से रिक्वेस्ट आएगा। तो वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, एक ओरिजिन दूसरे ओरिजिन A.com जो ओरिजिन है वो दूसरे ओरिजिन को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसी को तो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट बोल रहे हो आप। कि यहाँ पे
आई मीन से क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्टिंग अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो अलाउ करते हैं वेब पेजेस फ्रॉम वन ऑरिजिन टू रिक्वेस्ट एंड एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑरिजिन। भाई वो रिक्वेस्ट कर सके, एक्सेस कर सके डाटा को डिफरेंट ऑरिजिन से। और अब ये कैसे डिसाइड हो, ये तो फिर इशू हो गया। फिर तो कोई भी मतलब साइट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आप डिफाइन करते हो वाइट लिस्ट में। वाइट लिस्ट मतलब अलाउ लिस्ट बोल लो, एक लिस्ट है जिसमें जिसको आपने अलाउ करा होगा। अगर आपने सबको अलाउ करना है कि भाई जो आएगा सबको एक्सेस दे देना, तो आप स्टार दे देते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ एक दो साइट्स को अलाउ करना, जैसे मैंने बोला मैं सिर्फ इसको अलाउ करूंगा API example.com को, तो यहाँ दे दो अलाउ लिस्ट में example.com। एक्सेस ऐसे डिफाइन करते हो, हेडर्स में ये चीजें होती है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लेते हो कि हाँ जी ये पर्टिकुलर जो साइट है अलाउड है, स्टार दोगे तो सारी अलाउड है। इसके हेडर्स में आपकी मेथड भी आप देते हो कि किस टाइप की मेथड आएगी मेरे पास, क्या कोई गेट करने की कोशिश करेगा या पोस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके हेडर्स में चीज़ें डिफाइन करते हो, ये मैं बता चुका हूँ, अभी जस्ट मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसकी ये जो मैंने यहाँ दिखाई थी एक्सेस कंट्रोल ऑरिजिन उसकी क्या होगी, एंड देयर आफ्टर मतलब इसको आप कौन कौन से अलाउड करोगे, सेंट बाय सर्वर टू स्पेसिफिक सर्वर सेंड कर देता, सर्वर में आप डाल देते हो। आफ्टर एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, गेट होगा, क्या होगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट हेडर्स में अगर आप प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें आप बोलोगे कि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। ऑन द टॉप ऑफ डेट आप यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी डाल सकते हो कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, अगर आपको कोई कुकीज़ वगैरह वहाँ पे भेजनी है तो ये जी आपकी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट का क्या सीन है। तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट आपकी एक HTTP ऑप्शन है जो कि रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर पे सेंड हो जाती है बिफोर सर्टेन नॉन सिंपल क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट। तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट आए ना, उसके ऊपर हो सकता है, मतलब A.com B.com के ऊपर कोई रिक्वेस्ट करे, उससे पहले आप हो सकता है कुछ वेरीफाई करना चाहते होंगे या कोई चीज़ है, तो आप उसको प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट में यहाँ पे डाल दोगे, ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दोगे ना इसने जी कि ये रहा आपका रिक्वेस्ट आई मीन से एक्सेस कंट्रोल और रिक्वेस्ट हेडर्स और प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो वो पहले ही आपका वो रिक्वेस्ट सेंड कर चुका होगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। एंड कोर्स के ऊपर अब हम आते हैं फिर से। तो फिर कोर्स क्या है, कोर्स इज अ ब्राउजर एनफोर्स्ड सिक्योरिटी पॉलिसी, बिल्कुल, जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है वेब पेजेस फ्रॉम मेकिंग रिक्वेस्ट टू डिफरेंट डोमेन देन वन दैट सर्व्ड द पेज। जो सर्व को मतलब जो उस पर्टिकुलर पेज को मिला है, ये रिफ्रेन करती है कि दूसरे को आप नहीं कर सकते। अगर आपने अलाउ कर रखा है तो कोई इशू नहीं है। इट इज़ नॉट सर्वर साइड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ बोला इट ओनली अफेक्ट्स ब्राउजर टूल्स लाइक कर्ल्स, पोस्टमैन, लाइक या फिर कोई बैकएंड सर्वर है बाईपास करना चाहते हो, मतलब टेस्टिंग के लिए जो करते हो आप। कॉर्ड्स प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम मैलिशियस स्क्रिप्ट यूजिंग अनऑथराइज्ड, ये देख लेना कॉर्ड्स क्या करता है यूजर के लिए, पूछते हैं ये चीज़ें, क्रॉस ओरिजिन अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट वगैरह कोई यूजर ना भेजे। एग्जांपल सिनेरियो में फ्रंट एंड हो, आपकी जो फ्रंट एंड साइट है वो होस्टेड है इसके ऊपर, कि फ्रंट एंड example.com, और आपकी बैक एंड API जो है वो आपकी यहाँ पे है, इसी से यहीं से आपकी डाटा आ रही है। भाई जब मैं अमेजोन, सपोज कर लो ये amazon.com है, जब मैं amazon.com खोलूंगा तो वो API पे रिक्वेस्ट तो करेगा ना, तो एक साइड दूसरे साइड पे रिक्वेस्ट कर तो रही है, यही तो हुआ आपका कॉर्स, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि ये है और ये बैक एंड API है। अगर आपकी फ्रंट एंड डाटा फिक्स करने की कोशिश करती है बैक एंड से, तो ब्राउजर चेक करता है इस API.example.com अलाउ कर रही है रिक्वेस्ट को इसके ऊपर या फिर नहीं, ठीक है। वही जो आपकी यहाँ पे मैंने बताया था कि आप इसमें डालते हो एक्सेस अलाउ ऑरिजिन करके, या जो यहाँ पिक्चर में आपका दे रखा है स्टार दे दोगे फिर तो सब ये है, या फिर आप खुद का डिफाइन कर सकते हो। हाउ कॉर्स वर्क, तो ब्राउजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजा डिफरेंट ऑरिजिन पे, ठीक है, और इफ इट इज सिंपल गेट पोस्ट है तो डायरेक्टली चला जाएगा, नो इशू है। बट अगर कॉम्प्लेक्स है, कस्टम हेडर्स है, क्रेडेंशियल्स आपने डाला है, तो ब्राउजर प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ऑप्शन भेजता है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर सर्वर रिस्पॉन्ड करता है इन चीज़ों के साथ कि उसकी एक्सेस कंट्रोल ऑरिजिन क्या है, सर्वर देता है कि एक्सेस कंट्रोल ऑरिजिन क्या है, मेथड कौन सा यूज कर सकते हो, हेडर्स क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, और इसी के बेसिस पे फर्दर आप उसको यूज कर पाते हो या फिर जो भी रिक्वेस्ट वगैरह उसको भेज पाते हो। इफ हेडर्स मैच ब्राउजर, अगर हेडर ने ब्राउजर की एक्सपेक्टेशन को मैच कर लिया तो ही रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी, एल्स बोल देगा आइदर आपकी ऑरिजिन ठीक नहीं है या फिर ये मेथड अलाउड नहीं है, जो भी इशूज होंगे। इफ नॉट ब्राउजर ब्लॉक द रिस्पॉन्स, तो ये इसके यूसेजेस थे। इंपॉर्टेंट कॉर्स रूल, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन, तो यहाँ पे इसने बोला है कैन नॉट बी यूज विद एक्सेस कंट्रोल क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है। तो इसके साथ आप कुछ रूल है इसका, इंपॉर्टेंट कोर्स रूल एक्सप्लेनेशन है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते अगर ये आपकी क्रेडेंशियल्स वाली ट्रू है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, मतलब पासवर्ड वगैरह जो वही क्रेडेंशियल्स है ना, पासवर्ड मेल जो भी है वो ट्रू बोला है। तो भाई अगर आपने ऐसा बोला है तो फिर आपने स्टार क्यों दिया, स्टार में तो सारे आ जाते हैं, जरूरी है सबके पास हो, आप तो वेरीफाई करना चाहोगे ना जिसके पास ये हो ट्रू हो, तो ये मतलब नहीं चलेगा। ये ऐसा मत करना कि ये दे दो फिर आप इसको ट्रू कर देना। कॉर्स का मतलब ऑथेंटिकेशन बिल्कुल भी नहीं है।
कॉर्स ओनली कंट्रोल ब्राउजर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑलवेज वैलिडेट ऑथ सर्वर साइड। कॉमन एरर्स वगैरह जो आते हैं, ये जो ओरिजिन मिसिंग होती है या फिर आपने स्टार डाल दिया तो अलग ही चीज़ है। फ्लास्क कॉर्स टू अप्रोचेज यहाँ पे लाइक ये जो कोड वगैरह लिखा है, यहाँ पे आपके दो अप्रोचेस वगैरह दे रखे हैं कि कैसे क्या आप यूज़ करोगे, सेंड करोगे। देखो, तो अगर मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूँ तो फिर सबसे पहले तो जनरल चीज़ें जो है दे रखी है कि आपने फ्लास्क इंपोर्ट करा और ये आप फ्रॉम फ्लास्क कॉर्स आपने कॉर्स इंपोर्ट कर लिया, फ्लास्क कॉर्स। मोस्ट प्रोबेबली इसको इंस्टॉल करो या, ठीक है। एंड फ्लास्क कॉर्स को आपको यहाँ पे जाके इंस्टॉल करना पड़ता है इसके कमांड से, ठीक है। वही pip इंस्टॉल फ्लास्क कॉर्स वगैरह जो यहाँ पे है। एंड देयर आफ्टर आप कॉर्स को एनेबल करते हो, अलाउ करते हो कि भाई जो अलाउ कर रहे हो इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, और क्रेडेंशियल्स में आपने कुकीज़ ऑथ हेडर्स जो भी डाली है वो डाली है, और कॉर्स में आप ये चीज़ें डालते हो कि जी ये जो ऐप है ना, जो WSGI आपने बनाई है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, ये जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं ये डाला। अब रिसोर्स में क्या क्या डालोगे आप, रिसोर्स आप डाल रहे हो, रिसोर्स में क्या क्या डालोगे, तो रिसोर्स में आप अब सारी की सारी चीज़ें डालते हो कि इसकी जो ये API स्लैश स्टार, मतलब आपने सबको अलाउ करा है। तो सबको अलाउ नहीं बोल सकते, API स्लैश करके जो है ना इसके बाद तो देख लेना उसकी ओरिजिन अगर यहाँ से आ रही है तो ठीक है। सपोर्ट क्रेडेंशियल्स, कई क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करेगा तो आपने ट्रू बोल रखा है। तो नोट्स में यहाँ बोला फ्लास्क कोड्स हैंडल प्री फ्लाइट एंड रिस्पॉन्स हेडर्स ऑटोमेटिकली, एंड ये आपने ट्रू बोला है, ओनली कुकी ऑथ हेडर्स, तो ये चीज़ हो तो ही ये चीज़ें आपके यहाँ पे चलती है। एंड ये तो है प्री फ्लाइट सपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया प्री फ्लाइट सपोर्ट की चीज़ है जो आपकी थी, तो वही चीज़ है। फ्लास्क से आपने ये चीज़ें जो जेसोनिफाई वगैरह आपने इंपोर्ट करा। देखो गौर करना, यहाँ पे फ्लास्क कॉर्स एक्सटेंशन का आपने यूज़ करा, बिल्कुल सिंपल है, आपने कर लिया यूज, ये एक तरीका है अप्रोच, मतलब अप्रोच है यूज़ करने का फ्लास्क। दूसरा आपका क्या है कि आप खुद से मैनुअल हेडर हैंडलिंग करो, खुद से करो हैंडल सारी चीज़ें, प्री फ्लाइट सपोर्ट खुद से डालो। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, और रेस्पॉन्स इक्वल टू आपने बोला है मेक रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कोड 204 बोला है आपने कि आपने बोला, मतलब आपने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बिल्ड करा है जो कि कॉर्स के प्री फ्लाइट ऑप्शन को आई मीन से रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। प्री फ्लाइट मैंने बता दिया क्या होता है। 204 इक्वल टू नो कंटेंट कॉमन है प्री फ्लाइट के लिए, अगर कोई कंटेंट नहीं है तो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अगर एम्प्टी रिस्पॉन्स आया ना उसके लिए मेक रिस्पॉन्स समहाउ दिस, एंड आपने हेडर्स अब डिफाइन करा। हेडर्स में मैंने क्या बोला था, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, कोड में ऐसा ही लिखा होता है, तो आपने इसको अलाउ करा। मेथड्स एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स में गेट पोस्ट ऑप्शंस जो भी मेथड दे रहे हो। हेडर्स में आपने बोला कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन, क्रेडेंशियल्स आपने ट्रू बोला है। और एट लास्ट ये जो आपने RESP करके जो यहाँ डिफाइन करा है, इसी में तो सारी चीज़ें दी है। और ये आप कैसे डिफाइन कर पाए, आपने यहाँ पे मेक रिस्पॉन्स को कॉल करा है, ठीक है। मेक रिस्पॉन्स आपने फ्लास्क से इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके बाद इस मेक रिस्पॉन्स जो आपकी ये इंस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाती है, इसमें ये सारी चीज़ें डाली आपने और इसको रिटर्न करा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऐड कॉर्स हेडर्स टू हर एक रिस्पॉन्स में आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ये कैसे मिलेगा RESP करके जो आपने यहाँ डिफाइन करा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। तो सेट डिफॉल्ट में देखो यहाँ पे इसने डाल रखा है क्रेडेंशियल्स 2 दे रखे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो भी आपके एग्जांपल्स वगैरह थे कि यहाँ पे आपने क्या करा, ऐड कोर्स हेडर्स की बात आई, और आपने यहाँ पे ये डेकोरेटर दे दिया आफ्टर रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो आफ्टर रिक्वेस्ट आपने बोला है, तो ये कब रन होगी, आफ्टर हर मतलब आफ्टर ईच राउट हैंडलर प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, हर एक राउट हैंडलर जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेगा तब जाके कहेंगे चलेगी। डेट्स आपने ये डेकोरेटर यहाँ पे दिया है, और डिफ़ॉल्ट वगैरह जो भी आपने सेट करा है ये डिफ़ॉल्ट है जी, ये ट्रू है, जबकि सारी की सारी राउट चल चुकी है तब ये आपका चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, सेट डिफ़ॉल्ट आप कर रहे हो कि अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है, कोई ये प्री फ्लाइट लिख दो, ये कब आपका होगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्री फ्लाइट आपने बिल्ड करा मैनुअली, ठीक है। और जब आप यहाँ पे प्री फ्लाइट मतलब ये सेट डिफ़ॉल्ट जो हमने करा है, रिस्पॉन्स डॉट हेडर डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, एंड इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है ऐड कॉर्स हेडर टू एवरी रिस्पॉन्स, खैर। तो ये आपने यहाँ पे सेट कर दिया कि कई बार हो सकता है वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है। हेडर्स आपकी आपने हेडर्स यहाँ सेट करा है ना, हेडर्स में क्या सेट करें, यही चीज़ है कि ये आपकी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यहाँ तो आपने ऑलरेडी डाली है एक ओरिजिन और दूसरी क्रेडेंशियल्स, मेथड ना डालो तो भी और ये ना डालो तो भी वही सुनिए। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डाल रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट डाल रखी है, ठीक है। और हो सकता है कोई प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको देनी हो जिसकी हेडर आप एक्सप्लिसिटली मतलब जिसकी हेडर आपने एक्सप्लिसिटली सेट करी है, तो वो ओवरराइड नहीं होगी, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे इसको दे दिया है ओवरराइड के पर्पज से। फिर आफ्टर हेड पोस्ट रिक्वेस्ट प्री फ्लाइट की ये डाटा है, ये मेथड दूंगा मैं, तो या भाई ये अगर रिक्वेस्ट अगर ऑप्शन है, मतलब मेथड ऑप्शन टाइप किया तो इसको कॉल करो, तो सिंपल सी चीज़ है। अब Node.js में कैसे बनाओगे, तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे कॉर्ड्स को इसने यूज़ करा, फिर कॉर्ड्स में ओरिजिन क्रेडेंशियल्स ये सारी की सारी चीज़ें डाली,
और अब तक मैंने आपको जो भी बताया ना उसी सब को यहाँ पे टेबल्स वगैरह में दे रखा है। एंड कॉर्ड्स, समरी टेबल कॉर्ड्स क्या है, कौन इन्फोर्स करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। वाइल रेस्ट्रिक्शंस रखो, ये स्टार वगैरह मत डालो बोल रहा है यहाँ पे। की हेडर्स क्या क्या होते हैं बताया मैंने। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, ऑप्शंस रिक्वेस्ट सेंड बिफोर एक्चुअल रिक्वेस्ट टू चेक मतलब परमिशन। तो जो आपकी ऑप्शन रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है इससे बिफोर, किससे पहले, कि जो आपकी एक्चुअल रिक्वेस्ट चेक परमिशन वगैरह करती है ना, उससे पहले जो आपकी हो जाती है, उसी के सब्जेक्ट में यहाँ पे बोला गया है। एंड सिक्योरिटी स्कोप, रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह, ये सब तो मैंने आपको इसके इतने एग्जांपल्स लेके बता दिए, ये इतना काफ़ी होगा। ठीक है। एंड हाँ, इतना काफ़ी होगा, ये सारे एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो प्री मैं लाइक आता हूँ इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ अच्छे से नोट कर लो इफ़ यू कैन। तो जी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ये पता है आपको, जो कि कॉर्स में यूज होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग में। ठीक है, उसमें एक टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है जिसको यूज करते हैं, यहाँ तक तो पता है। तो इस रिक्वेस्ट के द्वारा, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ना, ब्राउजर द्वारा भेजी जाती है, ताकि सर्वर को पता चले कि एक्चुअल जो रिक्वेस्ट है उसको अलाउ करनी है या फिर नहीं है। एक्चुअल रिक्वेस्ट आप कर रहे हो एक साइड से दूसरे साइड, तो सर्वर आपकी तरफ से एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेज देगा कि इसको अलाउ करनी है या फिर नहीं है। आप बोलोगे ठीक है, बट ये कैसे काम करता है, तो देखो, ब्राउजर जो एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजेगा उससे पहले ब्राउजर एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे ऑप्शंस रिक्वेस्ट। नीचे मैंने कोड में दिखाया था ना आपको, वेट, प्री फ्लाइट ऑप्शंस, ठीक है। तो ब्राउजर ये चीजें आपकी भेजता है, ठीक है, सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स करता है, स्पेशली जो हेडर्स आपने भेजा है ना, जिसमें सारी की सारी डेटा, अगर वो एक्चुअल रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहा है, मतलब ये जो आपने यहाँ से भेजा है ये सही है, और अगर वहाँ जो आपने स्टोर करा है वो अगर एक्चुअल रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो हाँ या ना, ये लाइक संभव वेरीफाई ये कर लेता है। तो फिर ब्राउजर अब एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजेगा, अगर सर्वर रिस्पॉन्स में हेडर सही है तो ब्राउजर एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजता है, एल्स होल्ड कर दोगे आप उसे। और प्री फ्लाइट के हेडर्स की मेन चीज़ें यही पे है कि ये हेडर्स में आप यहाँ क्या डिफाइन करते हो, इसी को मैच करा। एक्चुअल रिक्वेस्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करा जाता है, जैसे प्री फ्लाइट रिस्पॉन्स आपने इसको बोला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कोर्स से रिलेटेड थी, मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स बता के ये कोशिश कराई कि कॉन्क्रीट हो जाए आपके ब्रेन में। एंड व्हाट इज़ बैक एंड सिक्योरिटी कवर्स, क्या क्या करता है, तो कोड लेवल पे आप क्या कर सकते हो, बग्स को कम करो, अनसेफ डिजर्टिलाइजेशन से बचो, एसक्यूएल इंजेक्शन, लॉजिक फ्लॉज, एंड आफ्टर डिपेंडेंसीज में थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी और पैकेट मैनेजर, ट्रांजिटिव इंपोर्ट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। व्हाट इट इंक्लूड, लेयर्स की बात करिए, बैकएंड सिक्योरिटी न, मतलब बैकएंड सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ऐप कोड तक ही वो सीमित है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या है कि कोड मल्टीपल लेयर्स है, और आप बात करोगे यहाँ पे कोड लेवल्स पे, तो कोड लेवल पे लेयर क्या है कि बग्स, अनसेफ डिजर्टिलाइजेशन, एसक्यूएल इंजेक्शन, लॉजिक फ्लॉ, इन सब को इंक्लूड करते हो कोड लेवल पे कि जी ये सारे के सारे सुनो, सारे बैकएंड सिक्योरिटी में आ रहे हैं। डिपेंडेंसीज लेयर पे क्या क्या होना चाहिए, तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंश्योर करना, ठीक है, नहीं है, ट्रांजिटिव इंपोर्ट है कुछ, ओएस कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल्स रूल, आपने लैपटॉप में यूज़ करा होगा, एसएसएच एक्सेस, गिटहब लेवल आपने चलाया होगा तो यूज़ करा होगा। ठीक है, सर्विस कम्युनिकेशन लेयर में क्या होता है, तो टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर, आई मीन से सिस्टम या कुछ ऐसा ही बोलते हैं, सर्च कर लेते हैं क्या इस, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। एक क्रिप्टोग्राफिकल प्रोटोकॉल होता है, मैड वन में मैंने कवर करा था, दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक इंटरनेट समहाउ। एंड डिप्लॉयमेंट में CI/CD पाइपलाइंस, ठीक है, और CI/CD पाइपलाइंस, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सीक्रेट मैनेजमेंट, तो ये सारे के सारे लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में क्या क्या करना होता है वो आपका दे रखा है, ठीक है। सप्लाई चेन एंड डिपेंडेंसी रिस्क क्यों ये मैटर करती है, क्योंकि यहाँ बोला है मॉडर्न ऐप हैवीली रिलाई करती है थर्ड पार्टी पैकेजेस पे, एग्जैक्टली। जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो ना, आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करा, मल्टीपल थर्ड पार्टी पैकेजेस हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो और आपने कुछ और लाइक कोई फंक्शनलिटीज बनाई है कुछ, तो होती है। अगर कोई भी एक सिंगल वर्नेलेबल आई मीन से वर्नेलेबिलिटी कहीं उसको दिख गई, तो या फिर कोई सेबोटेज लाइब्रेरी है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम को एनकम्पास कर सकती है, क्योंकि एक ऐप को मल्टीपल लोग यूज करें तो इशू उसमें आपकी हो सकती है। इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स, लॉक फॉर सेल इंसिडेंट हुआ था 221 में, हुआ था ये जावा के थ्रू, वाया, यहाँ पे बोला है मिलियंस ऑफ लोग अफेक्ट हुए थे, एमरजेंसी रिक्वायर्ड इमरजेंसी पैचिंग वगैरह जो भी यहाँ दे रखा है। एंड आफ्टर डेवलपर्स को क्या एक्शन लेने चाहिए, तो रिक्वायरमेंट डॉट टी में वर्जनिंग जो है उसको अपडेट करते रहो, जो है वो ट्रैक होनी चाहिए, जब आप नोड की चीज़ें बनाते हो तब ये
पैकेज स्लैश लॉग डॉट जेसन बन जाता है। इसमें जो इंटरडिपेंडेंसी की चीज़ें जो है जो डिपेंडेंसी की चीज़ें वो रहती है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में, लॉग डॉट जेसन में इंटरडिपेंडेंसी की चीज़ें। एंड फिर ये टूल्स कुछ बोला है, ये टूल्स यूज करने एंड दे आफ्टर मॉनिटर एडवाइजर्स में से बोला सब्सक्राइब करने गिटहब अलर्ट्स को। मतलब गिटहब अलर्ट्स जैसे हो गए, कोई वहाँ पे कुछ गलत एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपको वो अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और VENV बनाने के लिए बोला गया है, इसको एक्टिवेट करके इसी में इंस्टॉल वगैरह करना, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड सर्वर साइड कम्युनिकेशन TLS एंड नेटवर्क कंट्रोल, ऑलवेज यूज TLS। TLS क्या बताया मैंने, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर communication over computer networks like the internet by encrypting data and authenticating the server's identity। तो इन सब का यूज करने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन है, बोला है कंट्रोल टाइप IP अलाउ लिस्ट, सिर्फ ट्रस्टेड IPs को आप सेंसिटिव सर्विसेज की एक्सेस दो। कुछ ऐसा ही समझ लो जैसे हमने कोर्स में करा था ना कि सबको एक्सेस नहीं देके कुछ कोई एक्सेस देंगे, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। और ये AWS GCP फायर रूल है, तो इन सबको अप्लाई करना, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह का कंट्रोल टाइप एक तो ये, फिर इसका यूज़ करना। कुछ इंटरनल एंड पॉइंट्स देना, जैसे लोड बैलेंसर, यूज लोड बैलेंसर का यूज करो, इंस्टेड आप एक्सपोज कर दो जो आपकी रियल सर्वर थी, तो लोड बैलेंसर का यूज करो टू एक्सपोज ओनली पब्लिक फेसिंग सर्विसेज। जिन सर्विसेज को पब्लिक फेस करी, पब्लिक को सिर्फ उसी के एंड पॉइंट पता होगी, इंटरनल की उसे पता नहीं होगी। और जब मैं लोड बैलेंसर की बात करता हूँ तो आपकी जो रिवर्स प्रॉक्सीज होती है वो पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सीज क्या होता है मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, उसमें कैसे लोड बैलेंसर मोर और लेस बोल सकते हो, वही फंक्शनलिटीज थी। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डिफेंस नेटवर्क एबल नॉट नेसेसरली स्टील डाटा, ठीक है। DDoS इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन यूजिंग बॉटनेट्स और मैसिव ट्रैफिक। मैसिव ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो डिनाइल ऑफ सर्विस दे सकते हो। ये इशू कब होता है कि जब किसी चैटबॉट वगैरह का यूज़ करके ना मल्टीपल टाइम्स अगेन आपके सिस्टम पे अटैक करा जाता है, रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि कोई तो एक्सेस हो जाए, किसी तरह से आप उसको यूज कर दो, ठीक है। तो उस समय आप DOS का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई मीन से डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब यूज नहीं कर सकते यार, इससे तो बचते हैं, पर DOS से अटैक है एक टाइप का। तो इसमें आप एम करते हो कि मतलब एम इसमें करा जाता है इस पर्टिकुलर अटैक में, डिनाइल ऑफ सर्विस टाइप के अटैक में, कि आपकी सर्विस अनअवेलेबल हो जाए। डाटा स्टील नहीं करते यहाँ पे, अनअवेलेबल कर दो इसकी सर्विस। अगर आपको याद हो तो जब आपका ये हो रहा था मतलब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, मल्टीपल ऐसी साइट्स थी पाकिस्तान के, और उन्होंने भी ट्राई करी थी, या चाइना उनके साथ था और उनकी पूरी साइबर टीम, तो मल्टीपल साइट्स वगैरह एक्सेस हो नहीं पा रही थी, तो वही है डिनाइल ऑफ सर्विसेज कर देना यहाँ पे। देखो होता क्या है कि आपने कोई फेक न्यूज़ फैला दी, अब जो बोल सकते हो इंटेलेक्ट पर्सन है वो तो जाएंगे वेरीफाई करने, ऐसा सरकार ने ऐसा डाला है, तो उसने उसको कुछ देर के लिए DOS में डाल दिया, मल्टीपल रिक्वेस्ट डाली तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो गया वहाँ पे। तो एक न्यूज़ बहुत जल्दी फेक न्यूज़ है फैल गई और उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका है नहीं था भी, तो वहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विसेज का अटैक हो गया। तो वही इसने बोला है कि इसका गोल होता है कि आपके सर्विसेज को अनअवेलेबल करना, ना कि डाटा को स्टील करना, ठीक है। डेवलपर लेवल डिफेंस क्या चाहिए, पर IP या पर यूजर सेशन से ना 15 रिक्वेस्ट आ सकती है एक बार में, ऐसा नहीं 5000 रिक्वेस्ट एक ही IP से आ रही है। रिक्वेस्ट बोटलनेकिंग की स्लो डाउन करो एब्यूसिव ट्रैफिक को, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स लगाओ वहाँ पे कि टेम्पररी अगर डिसेबल फॉलिंग सर्विसेज हो जाए तो फिर उसको कैसे डील करोगे। कैशिंग से रिलेटेड चीज़ें देखो कि अगर एक बार किसी ने रिक्वेस्ट करी ना और उसको डाटा मिल जाए तो फिर वो कैशिंग के थ्रू डाटा एक्सेस करे, ना कि बार बार उसकी रिक्वेस्ट मेरे साइट पे आती रहे। एंड स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यहाँ लिखा है, और ये समरीज वगैरह है, देख सकते हो आप इसको। डेवऑप्स CI/CD का फुल फॉर्म क्या था, CI का होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसमें पर्पस होता है कि आप ऑटोमेटिक कर दो काम को। जैसे देखो आप एक आपने कोड लिखा, तो कोड लिखने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे, ठीक है, फिर प्रोडक्शन में डालोगे, प्रोडक्शन में डालने तो ये चीज़ें आपकी होती है। व्हाट इफ ये बार बार करना होगा, आपने कोड में थोड़ी भी चेंजेस करिए, फिर से टेस्ट करो भाई, फिर से उसको डालो, बिल्ड बनाओ उसकी और फिर प्रोडक्शन में डालो। तो आप क्या चाहते हो, आप कोशिश करते हो कि अगर हो सके ना तो इन चीज़ों को हम क्या कर दें, हम इन चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। कैसे, यहाँ पे बोला है CI/CD। CI का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस आई मीन टू से डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और देख लो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी दोनों फुल फॉर्म होता है CI का, और CD का डिप्लॉयमेंट। तो कंफ्यूज मत होना, अगर उन्होंने बोला कंटिन्यूअस डिलीवरी तो CD में चेक मत कर, मतलब टिक मत कर देना, डिप्लॉयमेंट बोलेंगे तभी CD में टिक करना। तो मैं बोला ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपकी सेट ऑफ डेवऑप्स प्रैक्टिसेस हैं, ये एक प्रैक्टिस
चीज़ है, ठीक है, जो कि ऑटोमेट करती है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस को, अलाउ करती है टीम को कि वो बिल्ड कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ और रिलीज़ करें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जितनी फास्ट हो सके, ज़्यादा रिलायबल तरीकों से। तो इसके बारे में मैं आपको और तो ये रही सीडी, सीआई/सीडी की चीज़ें। तो ये एक लूप में चलती है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ये चलते रहती है, लूप ऐसे ही बोलते हो ना इनफाइनाइटली। सीआई/सीडी, तो सबसे पहले आप प्लान करोगे, प्लान करने के लिए जीरा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, कोड वगैरह के लिए गिटलैब, गिटहब का यूज़ कर लेंगे। बिल्ड बनाने के लिए वेबपैक्स का यूज़ करते हैं हम जनरली, ठीक है, मैं तो इसी का यूज़ करता हूँ जनरली। एंड टेस्टिंग करनी है तो जेस्ट का यूज़ कर लो, ये जेस्ट आपका होता है जेएस में। और फिर उसके बाद रिलीज़ करना होगा, फिर डिप्लॉय करना होगा आपको, डॉकर पे करो या जहाँ भी करना चाहो। ऑपरेट करने के लिए क्यूबरनेट, टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो। आप आई नो मुझे पता है कि आपको नहीं पता क्यूबरनेट्स क्या है। आपको याद भी नहीं रखना ये। मैं बस बता रहा हूँ कि अच्छा ये चीज़ें आपके पास ऑप्शंस है। अब आते हैं एक्चुअल चीज़ों पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर बनानी है तो आप प्लान करोगे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है जी, फीचर क्या है, रोड मैप उसका क्या है, बिल्कुल करेंगे। तो पहला प्लान बना। फिर कोड आपकी क्या होगी, कोड लिखोगे, ठीक है? जैसा आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग फिर बिल्ड बनाएँगे। बिल्ड क्या होता है कि देखो आप जो कोड करते हो ना, जो आपने कोड करी, तो आप उसको प्रीव्यू मतलब चला के देखते हो, जैसे पाइथन ऐप.py करा तो वो कोड चलता है और आप लोकल होस्ट पे देख पाते हो। तो वो जो आपकी वहाँ चीज़ें दिख रही है ना, जैसे आपने लिखा है हेडर्स, अबाउट पेज, उसके ऊपर आपने अबाउट की चीज़ें लिखी, आपको वहाँ दिख रहा है। तो जो आपके वीएस कोड में जो कोड है, उसके थ्रू वो नहीं दिख रहा होता है। उसकी जो आपने कोड लिखी है, उसकी एक बिल्ड बनाई जाती है। ठीक है? मतलब आपके ही कोड का एक कॉन्साइज़ फाइल बनाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होगा। उसको स्मॉल करा जाएगा, वो एग्ज़ीक्यूट होते रहती है आपकी ब्राउज़र पे। तो उसी को बोलते हैं बिल्ड बनाना, कंपाइल करना कोड को रनेबल इंस्टेंस में। फिर आप उसको टेस्ट करोगे, बिल्ड करने के बाद टेस्ट करा आपने। टेस्ट करने के बाद रिलीज़ करेंगे, ठीक है? डिप्लॉय करा, ऑपरेट करा, फिर मॉनिटर करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक से चल रहा है, कोई इश्यू है। और व्हाट इफ आप इसको खुद से करते ह्यूमन्स, तो कितना ज़्यादा इसमें इश्यूज़ होता, कितना ज़्यादा वक़्त जाता। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हमने इसको ऑटोमेट कर दिया। तो उसी को आप सीआई/सीडी बोलते हो। यहाँ पे मैंने और डिटेल में बोला है, बिल्ड पाइपलाइन्स, डेवलपर्स है, उसने वर्ज़न कंट्रोल मास्टर यहाँ जो भी बोला कंपाइल करा, उसकी पैकेज बनाई और फिर उसको टेस्टिंग वगैरह करा, तो ये आपकी कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो गया। और फिर उसके बाद अब रिलीज़ पाइपलाइन, ऑपरेशन टीम है, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है, ये आपकी कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो गई। तो यही सारी की सारी आपकी चीज़ें होती है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डि अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? तो बस यही आएगा कि सीआई/सीडी का फुल फॉर्म वगैरह हो गया, स्टेटमेंट दे दिया कि जी कोड जो है, जो प्लानिंग है, जो बिल्ड है, जो टेस्ट है, ये किसका पार्ट है? सीडी का या सीएस का? सीआई का। तो आप ये पिक्चर अगर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। बस इससे आप तमाम क्वेश्चंस कर पाओगे मोर और लेस। ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, ये उसकी कोड वर्ड है, यू मे नो देयर आर सीक्रेट मैनेजमेंट एंड और कुछ ऐसा मत करना कि अच्छा आप हार्ड कोडेड सीक्रेट, जैसे सीक्रेट की आप डिफाइन करते हो क्रिप्टोग्राफी के लिए जो यूज़ होता है, तो ऐसा मत करना कि आप हार्ड कोडेड यहाँ कर दो, बिल्कुल नहीं। .env नाम की फाइल होती है ना, उसमें डालो चीज़ों को, ठीक है? फिर ओएस के द्वारा os.env सीक्रेट की कर लो, क्योंकि अगर आपने ये करा, देखो जब आप साइट को लोड करते हो ना, तो क्लाइंट साइट की जो चीज़ें होती है वो दिखती हैं, तो कोई भी आपके सीक्रेट की को पता कर लेगा। बट अगर आपने उसको .env वाली फाइल में डाली है तो वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। देयरआफ्टर गिट हाइजीन, वही .env, ये एमएल वगैरह बनाया करो, पासवर्ड स्टोरेज ऑथेंटिकेशन अच्छे से करो, जेडब्ल्यूटी टोकन का यूज़ करो, डिक्रिप्ट कर सकते हो उसको। डिक्रिप्ट करना मतलब वही हैशिंग वगैरह करने से रिलेटेड आप उसको समझ सकते हो, ठीक है? अलाउ करो लॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना, मतलब ये सब मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं, डू डोंट दे रखा है। यूज़ लॉन्ग पास फ्रेजेस, अवॉइड फोर्सिंग वायर्ड कंपोजिशन रूल, कुछ ऐसा, स्टोर ओनली हैश्ड वैल्यूज़। आपने पासवर्ड स्टोर करा है अपने डेटाबेस पे, कभी वो डेटाबेस लीक हो गया, किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो उसको तो आपका पासवर्ड मिल गया। तो वहाँ पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट की जगह डायरेक्ट अपना पासवर्ड स्टोर करने की जगह उसको हैश करके स्टोर करते हैं, कि अगर भाई किसी ने एक्सेस भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या इश्यू है। Bugzub.security आपको ये देता है जनरेट पासवर्ड हैश, मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट की दिया ना, तो अब ये इसका कोई हैश पासवर्ड हैश जनरेट कर देगा। जैसे इसको ये कन्वर्ट कर देगा हैशटैग स्टार समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, एक पासवर्ड जैसा कुछ बना के आपको ये दे देगा वायर्ड मतलब हैश उसकी, मतलब जनरेट करके। अदर ऑथ टिप्स, यूज़ एमएफए एंड एड्स मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एमएफए, ठीक है? तो ये आपकी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि जब आप अभी भी आप एक्सेस करने की कोशिश करो अपने मेल को, फिर से लॉगिन करो तो फिर से ऑथेंटिकेट करवाता है। तो आप ओऑथ का यूज़ करना, सेशन मैनेजमेंट करना, कुकीज़ रोटेट करना, टोकन्स को बदलते रहना, लॉगिंग। लॉगिंग टॉपिक है, अब क्या लॉग करना चाहिए कि एरर क्या आया, लॉग। आई होप लॉगिंग क्या होता है आपको पता हो, ये जावा में भी है,
ठीक है, PDSA में भी है, तो डेट्स वाई मैं बता रहा हूँ। और मैड वन में भी है। तो लॉगिंग मतलब वही है कि अगर एरर आया तो जैसे देखो आप चलाते हो ना अपने VS कोड को, तो आप टर्मिनल खोलते हो, ठीक है, और टर्मिनल में आपको दिखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि जैसे आपने क्या रन करा, मैंने स्पेशली उसमें दिखाया था आपको वेब हुक्स वाले में कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो वही है कि एरर्स आ रहा है तो उसको लॉक करके रखेंगे, कोई एरर आएगा तो दिख जाएगा, कोई ऑथ फेल्योर होगा तो डिटेक्ट कर लेंगे, कोई ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट हो रहा है तो टाइम स्टैम्प की कब क्या हुआ था तो समाओ। तो लॉग क्या नहीं करना चाहिए भाई, पासवर्ड वगैरह लॉग वॉग करा के मत रखा करो। लॉगिंग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, रीडैक्ट सेंसिटिव फील्ड्स। तो डिस्क्रिप्शन इसका ये है कि मास्क सीक्रेट्स बिफोर वेटिंग टू लॉग्स, तो वही चेंज कर देना हैशमैप वगैरह में, लॉग रोटेट करना, एक्सेस कंट्रोल रेस्ट्रिक्ट करना, कौन देख सकता है कौन नहीं, सेंट्रलाइज लॉग करना स्प्लूंक क्लाउड लॉगिंग का यूज करके। तो जी यही था, और ये तो कोर्स मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ आपकी बिल्कुल वीक 12 पूरी तरह से खत्म होती है।